हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर संबंध एवं फलन की पहली एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सॉल्व किया था। आज हम 8वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में संबंध R, इसमें संबंध R बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? A, B सच दैट मॉड A माइनस B सम है, मॉड A माइनस B सम है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो इसमें एक्चुअली में 2 सेक्शन है पूरे क्वेश्चन के और दोनों हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम तुल्यता संबंध को देखेंगे, उससे पहले हम संबंध के सारे अवयव निकाल लेते हैं। तो संबंध में हमारे पास अवयव A, B आएगा जब मॉड A माइनस B सम होगा, जब मॉड A माइनस B सम होगा। अब ये संबंध समुच्चय A पर बनाया गया है। समुच्चय A में अवयव 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसके साथ हम जितने ऑर्डर पेयर लेंगे उन ऑर्डर्स पेयर में से उन्हें संबंध में रखा जाएगा जिनमें दोनों ऑर्डर पेयर का अंतर सम आता है। तो अब इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का रिलेशन 1 से होगा कि नहीं होगा। देखिए 1 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 0 सम में रखा जाता है, इसलिए 1, 1 इसमें आएगा। फिर उसके बाद 1 का 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा जो कि विषम है। 1 का 3 से हो जाएगा क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस यानी अंतर 2 आएगा और 2 सम है। 3 का 1 से भी होगा क्योंकि 3 और 1 का अंतर भी 2 आएगा और वो सम है। फिर उसके बाद 1 का 4 से नहीं होगा क्योंकि 1 और 4 का अंतर 3 आएगा, 3 विषम है। फिर 1 का 5 से हो जाएगा क्योंकि 1 और 5 का अंतर 4 आएगा जो कि सम है। इसी तरह 5 और 1 का अंतर भी सम आएगा। इसके बाद अगला एलिमेंट हम देखेंगे, तो अगला एलिमेंट 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का 3 से रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 3 का अंतर 1 आएगा। 2 का 4 से बन जाएगा क्योंकि 2 और 4 का अंतर 2 आएगा। तो 2, 4 का संबंध बनेगा, 4, 2 का संबंध बनेगा। अच्छा, एक चीज और है, 2 का 2 से भी संबंध बनेगा क्योंकि 2 और 2 का अंतर 0 आएगा, 0 सम है। 2 का 4 से बना, फिर 2 का 5 से नहीं बनेगा क्योंकि अंतर 3 आएगा। फिर 3 का स्टार्ट करते हैं। 3 का हम देखेंगे, 3 का 3 से बनेगा क्योंकि 3 और 3 का अंतर 0 आएगा और 0 सम माना जाता है। 3 का 4 से नहीं बनेगा क्योंकि अंतर 1 आएगा। 3 का 5 से बनेगा क्योंकि 3 और 5 का अंतर 2 आएगा। तो 3 का 5 से और 5 का 3 से रिलेशन बन जाएगा। इतने अवयव हमें संबंध R में मिलेंगे और ये सभी अवयव को देख करके हमें बताना है कि ये तुल्यता संबंध को दर्शाते हैं या नहीं दर्शाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जांच करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें 5, भी आएगा और 4, भी आएगा क्योंकि दोनों का अंतर 0 होगा। तो अब देखिए, 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से संबंध बना है। इसका मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध हुआ है, माने A, बिलोंग करता है R को फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A
अर्थात R जो है वह स्वतुल्य संबंध है। आगे देखते हैं, सममित की बात करते हैं। तो सममित होगा या नहीं होगा इसकी जांच करते हैं। सममित में क्या है, AB है तो BA होना चाहिए। तो देखिए 1 3 3 1 1 5 5 1 2 4 4 2 2 2 रिवर्स 2 2 ही होगा 3 5 5 3। इसका मतलब इसमें A comma B belong to R implies that B comma A belong to R है for all A comma B belong to set A। अतः हम कह सकते हैं R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। इसके बाद R सममित है। इसके बाद तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन है हमारी संक्रमक की। संक्रमक में देखिए हमें क्या देखना है, AB BC तो AC होना चाहिए। उसके एक एक सेक्शन को हम देखें, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 1 1 5 तो 1 5 बनेगा, वो इसमें एग्जिस्ट करता है। 1 3 3 1 तो 1 1 बनेगा, वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह 1 5 5 1 1 1 बनेगा, 2 4 4 2 2 2 बनेगा, 3 3 3 5 3 3 बनेगा, 3 5 5 3 3 3 बनेगा। यानी सारे पेयर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। मींस A comma B belong to R and B comma C belong to R implies that A comma C belong to R है। For all A comma B comma C belong to A, इस प्रकार कहा जा सकता है कि R जो है वो संक्रामक संबंध है। अब R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है। इसका मतलब ये हुआ कि अतः R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों का होना आवश्यक है। और ये हमने जो देखा ये तीनों को संतुष्ट करता है। स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रमक होता है। इसका मतलब ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है। अब हम दूसरी चीज चेक करते हैं। इन्होंने कहा था कि इस पूरे समुच्चय के अंदर 1 3 5 का संबंध 1 3 5 का संबंध 1 3 5 से होगा। 2 4 का संबंध 2 4 से होगा, लेकिन 1 3 5 का संबंध 2 4 से नहीं होगा। वो बात भी बिल्कुल आप R को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। 1 का 1 से या 3 से या 5 से, 3 का 1 से या 3 से या 5 से, और 5 का 1 से या 3 से या 5 से संबंध बना है। यानी आप इसमें देखें तो इसमें पाया जा रहा है 1 1 1 3 3 1, इसके अलावा 1 5 और 5 1 पाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें 3 3 है, इसके अलावा 3 5 5 3 है, और साथ साथ 5 5 है। तो आप देखिए 1 3 5 का 1 3 5 से ही रिलेशन हुआ है और किसी से नहीं हुआ है। यानी निश्चित रूप से R में 1 3 5 1 3 5 का संबंध 1 3 5 से ही हुआ है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन आप देखेंगे 2 4 का संबंध 2 4 से हुआ है। देखिए 2 का संबंध 4 से, 4 का 2 से, 2 का 2 से, फिर 4 का 4 से, और कहीं 2 और 4 का संबंध नहीं हुआ है। यानी आप देखेंगे तो 2 4 4 2 और फिर 2 कामा 2 और फिर 4 कामा 4 इसमें पाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि R में 2 कामा 4 का संबंध 2 कामा 4 का संबंध 2 कामा 4 से हुआ है, से ही हुआ है। और पूरे संबंध में आप देखेंगे तो कहीं भी 1 3 5 का संबंध 2 4 से नहीं हुआ। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया था कि संबंध R समुच्चय A 1 2 3 4 5 पर परिभाषित है इस प्रकार कि A, B सच दैट मॉड A - B सम है।
हमने संबंध आर बनाया, सतुल्य सममित संक्रमक हुआ, तुल्यता संबंध को दर्शाता है। दूसरी चीज की प्रमाणित कीजिए, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, वो यहाँ पे प्रमाणित हुआ। 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, वो यहाँ पे प्रमाणित हुआ। और 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। इस पूरे रिलेशन में कहीं भी 1, 3, 5 का संबंध 2, 4 से नहीं हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए समुच्चय A बराबर x बिलोंग टू Z। 9th क्वेश्चन है, A सेट दिया गया है, समुच्चय दिया गया है इस प्रकार कि x उसमें पाया जा रहा है जो इंटीजर है यानी Z है, सच दैट कि x का मान 0 या फिर 0 से बड़ा है परंतु 12 के बराबर या उससे छोटा है। इस समुच्चय के ऊपर एक संबंध R दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि वो तुल्यता संबंध है। इसके अंदर 2 सेक्शन हैं हमारे पास। पहले सेक्शन में R बराबर हमें दिया गया है A, B सच दैट मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। ये पहला सेक्शन हमें दिया गया है और फिर हमें दूसरा सेक्शन इसका दिया गया है R बराबर A, B सच दैट A बराबर B। ये 2 सेक्शन दिए गए हैं और हमें दिखाना है कि दोनों ही तुल्यता संबंध है। हेलो, हाँ सामान निकलत नहीं यार, अभी हम रहेगो नहीं कि कुछ नियम है तो का बस सजवा तक निकलवा दे। हाँ ठीक है, हम फोन कर। हाँ छता पे उतारे पड़िए। हाँ ठीक ठीक। तो देखिए समुच्चय A है, x बिलोंग टू Z यानी x इंटीजर है, इसमें x पाया जा रहा है, x इंटीजर और x का मान 0 से 12 तक है। इसको अगर हम बना लेते हैं सेट तो देखिए सेट क्या बनेगा, 0 से 12 तक का पूर्णांक यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये समुच्चय A के अवयव हैं। और R बराबर A, B पहला वाला संबंध R बराबर A, B मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। ये संबंध हमें बनाना है और हमें देखना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, बल्कि सिद्ध करना है। तो चलिए संबंध R हम बनाते हैं। मॉड A माइनस B 4 का गुणज है, ये हमारा संबंध है। मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। 4 का गुणज होने का मतलब 4 से भाज्य होता है A और B के अंतर का मापांक। चलिए सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य में देखिए A, बिलोंग करेगा R को। क्यों? क्योंकि मॉड A माइनस A 0 आएगा और 0 4 का गुणज है। फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A। दूसरा सममित की बात करते हैं। सममित में देखिए, सममित में क्या होगा, A, B अगर बिलोंग करता है R को, इसका मतलब होगा मॉड A माइनस B 4 का गुणज है। ये हम मान रहे हैं कि A, B R में है। A, B R में है तो मॉड A माइनस B 4 का गुणज होगा। अगर मॉड A माइनस B 4 का गुणज है तो मॉड B माइनस A भी 4 का गुणज होगा। ध्यान रखिएगा, A में से B को घटाने पर जो मान आता है अगर वो 4 से विभाज्य है तो B में से A को घटाने के बाद भी जो मान आएगा वो भी 4 से विभाज्य होगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं B, A बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल A, B बिलोंग टू सेट A।
तीसरी चीज हम संक्रमक की देखते हैं। संक्रमक में अगर देखें तो संक्रमक में क्या होगा, इसमें हम देखें मानते हैं कि लेट ए कामा बी बिलोंग करता है आर को और बी कामा सी बिलोंग करता है आर को। ए बी आर में है, बी सी आर में है, इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी का मापांक 4 का गुणज है तथा b कामा सी बिलोंग टू आर का मतलब b और c के अंतर का मापांक 4 का गुणज है। अब यहाँ से आपको समझना है कि a b का अंतर 4 का गुणज है, b c का अंतर 4 का गुणज है। तो आपसे अगर कहा जाए कि जैसे मान लीजिए एक 4 है और एक 8 है, दोनों 4 का गुणज है, तो इनका योगफल अगर लिया जाएगा तो वो भी 4 का गुणज होगा। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं मॉड a माइनस बी प्लस बी माइनस सी जो आएगा ये भी 4 का गुणज होगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो b से b कैंसिल होगा, बचेगा मॉड a माइनस सी और वो है 4 का गुणज होगा। अगर 4 का गुणज होगा तो हम कह सकते हैं कि a कामा सी बिलोंग करता है r को। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये जो संबंध दिया गया है ये संक्रमक है। संक्रमक है, यहाँ पे सम्मित हो गया था और ऊपर जो है वो हमने देखा था स्वतुल्य भी है, यानी स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रमक है। इसका मतलब ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप नहीं सॉल्व करेंगे तो आप इसके ऊपर जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें से उन ऑर्डर पेयर का चयन करें जो 4 का गुणज है, उन्हें लिख करके भी आप शो कर सकते हैं कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक हो जाता है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। r बराबर इसमें a कामा b सच दैट a बराबर b है। हमें देखना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। देखिए सबसे पहली बात हम बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य देखिए a कामा a बिलोंग करेगा r को, क्यों? क्योंकि a के बराबर है। इसका मतलब ये है कि r जो है वह स्वतुल्य है। दूसरी चीज हम बात करते हैं सम्मित की। सम्मित में देखिए क्या होगा, सम्मित में देखिए a कामा b बिलोंग करता है r को, ये हमने माना, हमने माना कि a कामा b r में है। अगर ये एलिमेंट r में है तो इसका मतलब ये होगा कि a b के बराबर है। अगर a b के बराबर है तो हम कह सकते हैं b a के बराबर होगा। अगर b a के बराबर है तो हम कह सकते हैं b कामा a r में पाया जा रहा है। अगर b कामा a r में है और a कामा b r में था, इसका मतलब r जो है वो सममित है। तीसरी कंडीशन हम संक्रमक की देखते हैं। संक्रमक में देखिए क्या होगा, हम मानेंगे कि माना a कामा b बिलोंग करता है r को तथा b कामा c बिलोंग करता है r को। a भी r में है और b c भी r में है। तो अगर a b r में है इसका मतलब a b के बराबर है, और अगर b c r में है इसका मतलब b c के बराबर है। a b के बराबर है, b c के बराबर है, इसका मतलब a b c तीनों बराबर है। अगर a b c तीनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं a c के बराबर होगा। अगर a c के बराबर होगा इसका मतलब होगा कि a कामा c समुच्चय r, यह संबंध r में पाया जाएगा। अगर a कामा c r में है, a b b c था, a c आ गया, इसका मतलब r जो है वो संक्रमक है। अगर r संक्रमक है और पहले वो सम्मित और स्वतुल्य भी था, इसका मतलब ये हो गया कि हम कह सकते हैं r तुल्यता संबंध है या r तुल्यता संबंध को दर्शाता है। दूसरे तरीके से अगर आप लगाना चाहें तो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें स्वयं का स्वयं से संबंध आएगा। अगर आप देखें a बराबर b है तो 0 कामा 0 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 इस तरीके का सारा एलिमेंट मिलेगा। उसको आप लिख दीजिए और उसमें भी वो सारी कंडीशन संतुष्ट होगी जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक की होती है। तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
है हमारा। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना संक्रमक। पहला एग्जाम्पल आपको देना है, सम्मित है परंतु ना तो सतुल्य है और ना संक्रमक। सम्मित है परंतु ना तो सतुल्य है और ना संक्रमक। पहला उदाहरण आपको देना है। देखिए, सम्मित बनाना है तो हमने ले लिया एक एलिमेंट 1, 2, दूसरा इसका सम्मित वाला 2, 1 ले लिया। अब सम्मित हो गया, लेकिन ये ना तो सतुल्य है और ना संक्रमक। सतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का 1 से और 2 का 2 से संबंध नहीं है, और संक्रमक इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 2, 2, 1 है तो 1, 1 आना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट है संक्रमक है परंतु ना तो सतुल्य है और ना सम्मित। दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया है कि संक्रमक है परंतु ना तो सतुल्य है और ना सम्मित। ये है संक्रमक है परंतु ना तो सतुल्य है और ना सम्मित। चलिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, 1, 2, 2, 3। तो 1, 3 इसमें रख देते हैं। अब देखिए 1, 2, 2, 3, 1, 3 पाया जा रहा है, इसका मतलब ये संक्रमक वाली कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। सतुल्य नहीं है, क्यों? क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 का रिलेशन होना चाहिए था, नहीं हुआ। सम्मित नहीं है क्योंकि 1, 2 का मिरर इमेज 2, 1 और 2, 3 का मिरर इमेज 3, 2 और 1, 3 का मिरर इमेज 3, 1 मिलना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये सतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन संक्रमक है। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, कह रहे हैं सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। सतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है। ये है सतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं। चलिए R बराबर हमने बनाया, क्या बनाया? R बराबर हमने 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 1 और 3, 2। चलिए देखिए 1, 2, 2, 3, 1, 3 मिलना चाहिए, इसमें कहीं भी 1, 3 नहीं है, इसका मतलब संक्रमक नहीं है। 1, 2 का मिरर इमेज 2, 1, 2, 3 का मिरर इमेज 3, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसका मतलब प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हुआ है और मिरर इमेज भी हर एक अवयव का पाया जा रहा है, मतलब सतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं या चौथा क्वेश्चन लेते हैं, सतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं। सतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं। इसको देखते हैं, सतुल्य है, संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। चलिए, सतुल्य होने का मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो हमने ले लिया, मान लीजिए 1, 2, 2, 3, 1, 3, इसके बाद हमने 1, 1, 2, 2 और 3, 3 इसमें रख दिया। अब आप ध्यान दीजिए 1, 2, 2, 3, 1, 3 इसमें पाया जा रहा है। 1, 2, 2, 2, 1, 2 होगा, 2, 3, 3, 3, 2, 3 होगा, 1, 3, 3, 3, 1, 3 होगा। तो 1, 2, 2, 3, 1, 3 वाले रिलेशन से ये संक्रमक हो गया और सतुल्य इसलिए हो गया क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 पाया जा रहा है। सम्मित नहीं है क्योंकि 1, 2 का मिरर इमेज 2, 1 होना चाहिए, 2, 3 का 3, 2 होना चाहिए, 1, 3 का 3, 1 होना चाहिए, वो इसमें नहीं पाया जा रहा है, इसलिए ये सम्मित नहीं है लेकिन सतुल्य और संक्रमक है। और पांचवा एग्जाम्पल हम देखते हैं या पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सम्मित तथा संक्रमक है किंतु सतुल्य नहीं।
सममित तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं। इसको भी बनाते हैं। देखिए, सममित और संक्रमक है, स्वतुल्य नहीं। 1 2 2 3 1 3 और 2 1 3 2 3 1 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 इसमें रखते हैं 1 1 2 2 दो एलिमेंट 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 2 1 और 2 3 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 और किसी का देखें नहीं सारा सही है। इसमें देखें 1 2 का मिरर इमेज 2 1 है, 2 3 का यहाँ पर 3 2 है, 1 3 का 3 1 है, 1 1 2 2 है, लेकिन 3 3 इसमें नहीं पाया गया। इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है, सममित और संक्रमक दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R, समुच्चय A हम मानते हैं समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, और इस समुच्चय पर एक संबंध R बनाया गया है इस प्रकार कि R बराबर P कामा Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। ये संबंध R बराबर है P कामा Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य, तो स्वतुल्य देखिए P कामा P बिलोंग करेगा R को, क्यों? क्योंकि P एक ही बिंदु है और उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। देखिए P कामा P, जैसे P कामा Q है तो P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अब इसमें P कामा P है तो P ये वाले P की मूल बिंदु से दूरी और इसकी भी P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो दूरी समान होगी। तो P एक ही बिंदु है इसलिए P कामा P बिलोंग करेगा R को। इसका मतलब R जो है वो स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, सममित। सममित में हम कैसे करेंगे? देखिए माना P कामा Q बिलोंग करता है R को। इसका मतलब P की तथा Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु से दूरी समान है, P की और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अगर P की Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, इसका मतलब हम कह सकते हैं Q की तथा P की मूल बिंदु से दूरी समान है। अगर ऐसा है तो कहा जा सकता है Q कामा P बिलोंग करेगा R को। PQ R में था, QP R में आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि R सममित है। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, संक्रमक। देखिए संक्रमक
में भी हम मानेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि माना पी क्यू बिलोंग करता है आर को तथा क्यू एस बिलोंग करता है आर। पी क्यू और क्यू एस ये दोनों ही आर को बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं पी की और क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी समान है। ये पहली कंडीशन है, मतलब पी क्यू बिलोंग टू आर का अर्थ हमने लिखा। तथा अगली कंडीशन हम लेते हैं क्यू बिलोंग टू एस का मतलब हम कहेंगे क्यू की तथा एस की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है, दूरी समान है। अब आगे देखिए, अगर P और Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, Q और S की मूल बिंदु से दूरी समान है, इसका मतलब P, Q और S तीनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान है। उस आधार पर हम कह सकते हैं P की तथा S की, P की तथा S की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है। अगर P और S की मूल बिंदु से दूरी समान है तो हम कह सकते हैं P कामा S बिलोंग करेगा R को। PQ R में था, QS R में था, PS R में आ गया है, इसका मतलब R जो है वो संक्रमक है। अब अगर R संक्रमक है और पहले से R स्वतुल्य और सममित था, इसका मतलब R तुल्यता संबंध को दर्शाता है। यहाँ पे एक और चीज है, आप चाहें तो लिख लें फॉर ऑल P बिलोंग टू R, यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल P कामा Q बिलोंग टू A, सॉरी P बिलोंग टू A, फॉर ऑल P कामा Q बिलोंग टू A, और यहाँ पे फॉर ऑल P Q S बिलोंग टू A, सेट A से सारी चीजें लिखेंगे। ये हमने इस क्वेश्चन का एक सेक्शन कंप्लीट किया है। दूसरा सेक्शन इसमें है, कह रहे हैं पुनः सिद्ध कीजिए बिंदु P नॉट इक्वल टू 0, 0। बिंदु P जो है वो 0, 0 नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय, यानी कोई बिंदु P है उससे बहुत सारे बिंदु संबंधित हो रहे हैं, लेकिन P 0, 0 नहीं है, यानी जो उससे संबंधित होने वाले बिंदु हैं वो 0, 0 नहीं है, उसके अलावा है। सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बहुत सारे बिंदु हैं, ये देखिए, मान लीजिए बहुत सारे इस पे बिंदु हैं। ये बिंदु 0, 0 नहीं है, 0, 0 नहीं है। जीरो कामा जीरो नहीं है बिंदु P। ये बहुत सारे बिंदु जो हैं इसमें कोई भी मूल बिंदु नहीं है, तो यहाँ कहीं पे ओरिजिन है। कह रहे हैं कि अगर इनका संबंध P से होता है, मतलब P 0, 0 नहीं है, उन सभी बिंदुओं का संबंध जो है P से होता है तो वो एक वृत्त को दर्शाता है। जैसे ये बहुत सारे बिंदु हैं, इनकी क्या कहते हैं, किसी एक बिंदु से दूरी समान है। वो कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु है। जैसे संबंध R में संबंध हुआ था कि P, Q बिलोंग करेगा तब जब P और Q दोनों की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु को छोड़ दिया जा रहा है, बाकी सभी बिंदुओं को लिया जा रहा है और उन सभी बिंदुओं को किसी एक बिंदु से संबंधित किया गया है, और उस बिंदु से दूरी समान अगर है तो हमें ये कन्फर्मली पता चलेगा कि ये एक वृत्त को दर्शाता है, और ये वृत्त जो है वो इन सभी बिंदुओं से होकर जाता है जो 0, 0 नहीं है, और इन सभी बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु अर्थात 0, 0 पर है। ये इसका सेकंड पार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन कहा गया है, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, ए जो है वो है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। आर बराबर है पी समुच्चय ए में आर बराबर है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है, पहला सेक्शन है। दूसरा पार्ट इसका है कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, ये T1 है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, और एक है 5, 12, 13, ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5, 12, 13 है, इसको T2 कहा गया है। और 6, 8, 10 भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज है T3। करें इस पर विचार करना है कि ये कैसे हैं, इनका रिलेशन क्या है। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। चलिए, तो मैं इस क्वेश्चन पर बात करूं उससे पहले मैं बता दूं कि जो सेकंड लेक्चर मैंने दिया था, दूसरा लेक्चर संबंध और फलन का, उसमें स्वतुल्य सममित और संक्रमक संबंध बताने के बाद तुल्यता संबंध बताया गया था। उसमें कुछ उदाहरण बताए गए थे। उस उदाहरण में एक क्वेश्चन बनाया गया था कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय लिया गया है और उस पर एक संबंध R समरूप बनाया गया है, वो संबंध तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ये हमने उस लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो ये क्वेश्चन आप वहां से कंप्लीट कर लेंगे। रही बात दूसरे पार्ट की, T1, T2, T3 पर विचार करिए। ये वाला 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। हमें ये देखना है कि इसमें किसका किससे रिलेशन हुआ। तो अब एक बात हम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का मतलब होता है रूप समान होगा, और रूप समान होने का मतलब क्या होगा। रूप समान होने का मतलब होगा कि उनकी साइज बदल सकती है लेकिन शेप एक जैसा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे एक त्रिभुज लिया गया है, उसमें 30, 60 और 90 एंगल बने हुए हैं। अगला त्रिभुज साइज बढ़ा करके लिया जाए, एंगल अगर 30, 60, 90 ही है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कहने का मतलब दो त्रिभुज समरूप जब होंगे, पहली कंडीशन संगत कोण समान है, और दूसरी कंडीशन होती है जो आप पढ़े भी होंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो अगर मैं T1 और T3 का रिलेशन देखता हूं, T1 और T3 का, तो 3 और 6 का अनुपात अगर मैं देखूंगा 1/2 आएगा। 4 और 8 का अनुपात देखूंगा तो वो 1/2 आएगा। 5 और 10 का अनुपात देखूंगा तो वो भी 1/2 आएगा। यानी संगत भुजाओं का अनुपात इसमें समान है। T1 और T3 में संगत भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि T1 समरूप होगा T3। बाकी पर अगर हम चर्चा करें, जैसे हम T1, T2 को अगर लेते हैं तो उसमें 3 और 5 पहली भुजा का अनुपात 0.6 आएगा। 4 और 12 का अनुपात 1/3 0.333 ऐसे आएगा। और 5 और 13 आएगा, तो इसको हम देखेंगे तो 13 × 39, 40, 10, 50, 11, 13 × 91, 13 × 104। तो अब देखें ये और ये तीनों मान अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब T1 T2 के समरूप नहीं है।
इसी प्रकार आप T2 T3 को देखेंगे तो वो भी अनुपात समान नहीं आएगा, सिर्फ अनुपात समान आएगा T1 और T3 का। तो हम कह सकते हैं T1 T2 T3 में T1 और T3 जो है यानी पहला त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर। A है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, इस पर एक संबंध R बनाया गया है। कैसे? R बराबर है हमारे पास P1 कामा P2, P1 कामा P2 सच दैट P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ये एक संबंध बनाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। दूसरे पार्ट पर बाद में चर्चा करते हैं, पहले पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में हमें इस संबंध को तुल्यता संबंध दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की जांच करते हैं। देखिए P1 कामा P1 का संबंध होगा या P1 का P1 से संबंध होगा, या कहें P1 कामा P1 R में होगा। क्यों? क्योंकि P1 एक ही बहुभुज है। अब आपसे कहा गया था कि P1 और P2 संबंधित तब होंगे जब उनमें भुजाओं की संख्या समान होगी। तो जब P1 एक ही बहुभुज है तो जितना इसमें भुजाएं होंगी उतनी ही इसमें भुजाएं होंगी। इसका मतलब P1 का P1 से संबंध या स्वयं का स्वयं से संबंध जरूर हो जाएगा संबंध R के अंदर। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि R जो है वो स्वतुल्य है। दूसरी स्थिति पे आते हैं, सममित की जांच करते हैं। तो सममित के लिए हमें क्या देखना है? सममित के लिए हम मानेंगे कि माना P1 कामा P2 पाया जाता है R में। अब P1 P2 R में तब पाया जाएगा जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान होगी। ये संबंध की परिभाषा थी, यानी जो संबंध हमें डिफाइन किया गया था, संख्या समान है P1 और P2। अगर P1 और P2 में संख्या समान है तो हम ये भी इस सेंटेंस को लिख सकते हैं कि P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है तो हम ये भी कह सकते हैं कि P2 कामा P1 बिलोंग करेगा R को। P1 P2 R में था और P2 P1 R में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है वो सममित है। चलिए तीसरी कंडीशन पर आते हैं, संक्रमकता की जांच करते हैं। तो संक्रमक है या नहीं उसके लिए फिर से हम मानेंगे कि P1 P2 R में है और साथ साथ इसी के P2 P3 भी R में पाया जाता है। P1 P2 R में है, P2 P3 R में है। तो P1 P2 R में है, इसका मतलब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है और P2 कामा P3 अगर R में पाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। अब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर P1 P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P1 P2 P3 तीनों में भुजाओं की संख्या समान है। अगर तीनों में भुजाओं की संख्या समान है तो हम कह सकते हैं कि P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। अगर ऐसा है तो P1 कामा P3 R में आ जाएगा। अब देखिए P1 P2 R में था, P2 P3 R में था, P1 P3 R में आ गया है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये संबंध R संक्रमक है।
संबंध आर संक्रमक है, स्वतुल्य था, सममित था, संक्रमक भी हो गया। इसका मतलब ये है कि जो संबंध आर परिभाषित किया गया है वो तुल्यता संबंध को दर्शाता है। इसके दूसरे पार्ट पर हम चर्चा करते हैं। हमारे पास एक बहुभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं। अब ये जो बहुभुज है इसमें 3 भुजाओं की माप दिया गया है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से एक त्रिभुज है। और कहा गया है कि इस संबंध के आधार पर इस बहुभुज से संबंधित भुजाओं का बहुभुज से संबंधित अवयवों का समुच्चय लिखिए। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, कोई भी एलिमेंट इसमें एक दूसरे से संबंधित तभी होगा जब उनमें भुजाओं की संख्या समान होगी। यहाँ पर जो एलिमेंट दिया गया है उसमें 3 भुजाएं हैं, माने वो त्रिभुज है। तो अगर त्रिभुज दिया गया है तो त्रिभुज का संबंध त्रिभुज से ही होगा, क्योंकि संबंध तभी होगा जब भुजाओं की संख्या समान होगी। तो यहाँ 3 भुजाएं माने त्रिभुज है, इसका मतलब त्रिभुज का त्रिभुज से ही संबंध होगा। तो हम कहेंगे कि इस बहुभुज जो हमें दिया गया है इस बहुभुज से संबंधित समस्त अवयवों का समुच्चय ए या बी मान लेते हैं, बी बराबर होगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय कैसे हमने कहा, क्योंकि संबंध तभी हो रहा है जब भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ जो बहुभुज दिया गया उसमें 3 भुजाएं माने त्रिभुज है। तो अब त्रिभुज अगर है तो इसका संबंध भी त्रिभुज से ही होगा। तो उन सभी अवयवों का समुच्चय जिससे ये बहुभुज संबंधित है वो होगा समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जिसको हमने माना है बी। चलिए सवाल नंबर 14 पर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है, मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में r बराबर L1, L2, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध r है। सिद्ध कीजिए r तुल्यता संबंध है। पहले सेक्शन की मैं बात करूं तो इसको भी मैं उसी सेकंड लेक्चर में जब सतुल्य सममित संक्रमक हमने सिद्ध कराया था या बताया था तो उसी वक्त एग्जाम्पल लिया गया था। और उस एग्जाम्पल में ये वाला एग्जाम्पल भी लिया गया है कि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय पर संबंध r समांतर तुल्यता संबंध को दर्शाता है। ये हमने वहां पर किया हुआ है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। दूसरा सेक्शन इसका लेते हैं, सिद्ध कीजिए r में तुल्यता संबंध है। उसके बाद इन्होंने दिया है एक रेखा y बराबर 2x + 4, करें इससे संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है। अब देखिए संबंध जो r था वो समांतर था, इसका मतलब इस रेखा से संबंधित जो समस्त रेखाओं का समुच्चय होगा वो इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय होगा। इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय b मानते हैं बराबर होगा रेखा y बराबर 2x + 4 के समांतर रेखाओं का समुच्चय। y बराबर 2x + 4 के समांतर जितनी भी रेखाएं हैं उन सबका समुच्चय b जो होगा वो इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि संबंध समांतर का दिया गया था इसलिए। अब y बराबर 2x + 4 के समांतर रेखा आप कैसे लिखते हैं? 11th में आपने पढ़ा है कि x और y का जो पद है जो जैसा है वैसे ही रखेंगे, सिर्फ हम बदल देंगे नियत पद। तो y बराबर 2x प्लस नियत पद की जगह पे लैम्डा, जहां पर लैम्डा स्वेच्छ अचर है, कुछ भी हम ले सकते हैं। लैम्डा ये जो रेखा होगी वो इस रेखा के समांतर होगी।
अब लैम्डा के भिन्न भिन्न मानों के लिए हमें भिन्न भिन्न रेखाएं मिलेंगी और वो सभी रेखाएं इस रेखा के समांतर होंगी और इन सब का समुच्चय जो होगा वो उस रेखा से संबंधित होगा संबंध R के द्वारा। सवाल नंबर 15 देखिए, हमारे पास है समुच्चय, हमने A मान लिया इसको, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 और इस पर एक संबंध R है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 ये लिया हुआ है। एक संबंध है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। पहला उत्तर है R, पहला ऑप्शन है R स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रमक नहीं। दूसरा है स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं। तीसरा सममित और संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं। चौथा तुल्यता संबंध है। चलिए देखते हैं। देखिए A में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो स्वयं का स्वयं से संबंध जब होगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। तो इसमें 1 1 पाया गया, 2 2 पाया गया, 3 3 पाया गया, 4 4 पाया गया, इसका मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध हुआ, तो ये निश्चित रूप से स्वतुल्य है। सममित की बात करें तो 1 2 का मिरर इमेज 2 1 मिलना चाहिए जो कहीं पाया नहीं जाता है। इसी प्रकार 1 3 का 3 1 और 3 2 का 2 3 मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो पता ये चला, पहली चीज हमने देखा स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। दूसरी चीज हमने देखा सममित जो है सममित नहीं है। तीसरी चीज हम देखते हैं, तीसरी चीज संक्रमक की। चलिए रिलेशन बनाते हैं। 1 2 2 2 तो 1 2 मिलेगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे है। और इसके बाद 1 2 का और किसी से होना नहीं है। 1 1 का होगा 1 1 1 3 तो 1 3 मिलेगा, वो यही है। उसके बाद हम देखें 1 3 3 3 तो 1 3 मिलना चाहिए, वो यहाँ पे है। अगेन 1 3 3 2 तो 1 2 मिलना चाहिए, वो भी यहाँ पे है। 3 3 3 2 3 2 मिलना चाहिए, तो 3 2 यही बात है। यानी ये संक्रमकता की सारी कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। पता चला कि ये संक्रमक है, मतलब ये हुआ कि ये संबंध R जो है वो स्वतुल्य है, संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य है, संक्रमक है किंतु सममित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वतुल्य R स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। इसको देखते हैं। मान लीजिए समुच्चय यन एक समुच्चय है, तो वैसे तो नेचुरल नंबर का सेट ही इसको कहेंगे। यन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस पर एक संबंध R बनाया गया। कैसे बनाया गया? R बराबर एलिमेंट है A, B, कैसे? सच दैट A बराबर B - 2, B ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध R निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम 1 बाय 1 पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इसमें होगा। देखिए संबंध में A बराबर B - 2 दिया गया है और B का मान हमें 6 से ज़्यादा लेना। 6 से ज़्यादा का मतलब B का मान हम 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 8 9 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ तो 7 - 2 A बराबर आएगा 5। इसका मतलब 5 का संबंध 7 से होना चाहिए। आगे अगर मैं इसमें B बराबर रख देता हूँ 8, तो A बराबर 8 - 2 यानी कि A बराबर 6 होना चाहिए, माने 6 का संबंध 8 से होना चाहिए। चलिए 2 एलिमेंट निकाल लिया, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, 4, कहीं भी 2, 4 नहीं है, आएगा भी नहीं, क्योंकि
2,4 का मतलब b का मान 4 लिया गया है, जबकि कहा गया है b का मान 6 से ज़्यादा लेना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 3,8। 3,8 का मतलब 3 का 8 से रिलेशन होना चाहिए, तो 8 का रिलेशन तो 6 से हुआ, तो 3 से पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अगला है 6,8 बिलोंग टू R। 6,8 आया है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। और डी है 8,7। 8,7 का मतलब बी 7 है और ए 8 है, जबकि 7 का संबंध 5 से या 5 का संबंध 7 से हुआ है, तो 8,7 भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब 6,8 R में पाया जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ये आपकी पहली प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम लोग फलन के जो टॉपिक हैं उसको पढ़ेंगे और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पर चलेंगे।